वक्फ संशोधन बिल जिस तरह से हमेशा चर्चा देखने को मिल रही है, पहले लोकसभा और अब राज्यसभा में पारित हो चुका है। हमारे साथ मुस्लिम समाज से जो लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इस बिल को लेकर यह क्या सोचते हैं, क्योंकि लगातार जो घमासान है जो इस बिल पर देखने को मिला। सर, आपका नाम के साथ जानना चाहूँगा कि इस बिल को लेकर पहले आप क्या सोचते हैं? रियाज हुसैन, सेक्रेटरी पलटन मस्जिद। ये जो वक्फ बोर्ड का बिल जो आया है, सरकार, केंद्र सरकार हर मामले में पूरी तरह विफल रही है और इस देश को बेचने में ये सरकार लगी हुई है। ये जो बड़े मुद्दे हैं देश के, आर्थिक मुद्दे हो, बेरोज़गारी हो, महंगाई हो, तालीम हो, इन सब में जो सरकार नाकामी रही है, उन चीज़ों को दबाने के लिए, पब्लिक में ये चीज़ें ना जाए, पब्लिक को किसी ना किसी तरह दूसरे मुद्दों में उलझाए रखने के चक्कर में ये अब वक्फ बोर्ड पे भी आ गए। जिस तरह पहले 3 तलाक, धारा 370, ये जो सरकार है एंटी मुस्लिम सरकार है पूरी तरह से। इस सरकार का काम सिर्फ ये है कि किस तरह से हम मुसलमानों की छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके और इस देश में बताया जाए, जबकि मुसलमान एक वो इस्लाम का वो मज़हब है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ वफ़ादारी दी गई है, प्यार मोहब्बत दिया गया है। इन चीज़ों को देखते हुए ये वक्फ बोर्ड इसलिए लाया ताकि ये जो अडानी और अंबानी को, ये जो हमारे पास जो ज़मीनें हैं, ये तो हमारी दान की हुई ज़मीन है, कोई सरकार की ज़मीन थोड़ी है। लेकिन उसके बावजूद सरकार इसको हथियाने में जिस तरह से लगी है, तो सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। और हम मांग करते हैं, चलिए आपने इस मुद्दे को ला के यार अपना किसी तरह जोड़ तोड़ करके राजनीति में और ये पास कर लिया। जिस तरह से आप वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम की एंट्री करना चाहते हैं, हमारी ये अपील है आपसे कि आप भी हमें देवस्थान में इसी तरह की हिस्सेदारी दें, ताकि हम भी, क्योंकि आप चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये तो जब ही हो सकता है कि हमें भी मंदिर ट्रस्ट में कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी जोड़ा जाए। आपका अगर यही सिर्फ मुद्दा है कि किसी तरह मुसलमानों को परेशान किया जाए, तो एक अति हो चुकी है इस देश में। इस देश में मुसलमान किस तरह से इनको डराया धमकाया जा रहा है, ये अब चलने वाला नहीं है और जनता समझ चुकी है भाजपा के तमाम कारनामों को। और मैं ख़ास तौर से इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो लोग आज कांग्रेस को, या मतलब जो भी सरकार, मतलब जहां नीतीश कुमार की सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की देन से बनी है। उन मुसलमानों को, इन पार्टियों को पूरी तरह से छोड़कर इनकी खिलाफत करनी चाहिए और इनको भविष्य में किसी तरह का वोट ये मुस्लिम ना करें, ये भी मैं अपील करता हूं। शुक्रिया। कई मुस्लिम संगठन जो इसके बिल के पक्ष में आए, वो भाजपा के लोग हैं। कुछ लोग जो भाजपा के हैं वो लोग तो करेंगे, क्योंकि उनको उस पार्टी में रहना है, वो विरोध नहीं कर सकते। आज मैं कांग्रेस का पदाधिकारी भी रहा हूँ, पार्षद भी रहा हूँ, उसके बावजूद अगर कांग्रेस कहीं गलत काम करती है और लगता है कौम के लिए ठीक नहीं है, तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। हम लोग कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन ये काम मुस्लिमों में जो बीजेपी के लोग हैं वो नहीं कर सकते हैं। उनको तो शुरू में ही आवाज़ उठानी थी। ये आवाज़ दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियाँ उठा रही है, तो जो मुस्लिम भाजपा में वो क्या कर रहे हैं? और भाजपा में है कौन मुस्लिम? कोई एक सिंगल टिकट नहीं दिया। लोकसभा में देख लीजिए, यूपी में विधानसभा में देख लीजिए, कहीं नामो निशान नहीं है। उसके बावजूद कुछ मुस्लिम जुड़े हैं, तो वो अपने मकसद के लिए जुड़े होंगे। आप बताएं, पक्ष कह रहा है कि इस बिल से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी लाभ होगा। मैं मोहम्मद हनीफ, मुस्लिम महासंघ प्रदेश अध्यक्ष। जिस तरह से ये विपक्ष कह रहा है कि मुस्लिम समाज को फ़ायदा होगा, मैं उसके लिए बिल्कुल उनका विरोध करता हूँ। ये किसी भी तरह से सही नहीं है और सिर्फ ये इसलिए लाया गया है कि मुसलमानों की संपत्ति को, और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि ये हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। क्यों कि जब सभी देशवासियों को, यूजर्स जो 12 साल तक जो प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक वो किसी धार्मिक कार्य की हो जाती है, तो उसको भी इस संशोधन के नाम से इसको ख़त्म किया गया है। गैर मुस्लिम को इसके अंदर एंट्री दी गई है। और यहाँ तक कि अगर वो कहते हैं कि इससे गरीबों को फ़ायदा होगा, तो मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी और केंद्र से, सरकार से निवेदन करूँगा कि मुसलमानों को नौकरियों में, शिक्षा में और राजनीति में आरक्षण दे, तभी जाकर ये उसका सही मसले में भलाई हो सकती है। बाकी ये सब फिजूल और फालतू की बातें हैं कि हम इससे गरीबों को फ़ायदा करेंगे, उससे ये होगा, उससे हो जाएगा। ना तो ज़मीनों से किसी का फ़ायदा हुआ है और ना कभी होने वाला है। इसी तरह से मंदिरों के, मठों की ज़मीन भी कम से कम 20 लाख एकड़, जबकि 9 लाख एकड़ देवस्थान के वक्फ बोर्ड के नाम के पास 9 लाख एकड़ ज़मीन ही है और दूसरों के पास 20 लाख एकड़ ज़मीन है। उसके बाद भी ना तो किसी हिंदू का फ़ायदा हो रहा है, ना किसी मुसलमानों को फ़ायदा होने वाला है। आप बताएं, इसको कैसे देखते हैं आप?
ये एक भाजपा की बहुत मैं कहूँगा सोची समझी भारत के विरोध एक साजिश है। मैं ये नहीं कहूँगा मुसलमानों के खिलाफ, बल्कि भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि हमें भारत का संविधान आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। उसको तोड़ने की जो भाजपा हर तरीके से हर बार कोशिश करती है, उसी का ये एग्जाम्पल है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपके घर में मान लीजिए कोई एक प्रोग्राम है और मैं उस प्रोग्राम की जिम्मेदारी किसी ऐसे इंसान को दे दूं जो आपके घर के बारे में कुछ जानता ही नहीं हो, और मैं उसकी कमान उसको सौंप दूं और कहूं कि आप इसके फैसले मानेंगे, तो क्या आप मानेंगे? सरासर आप नहीं मानेंगे, क्योंकि जब आप उसको उसके धर्म के बारे में, उस रिलीजन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? भाजपा अगर इतना कानून लाना ही चाहती है तो वो लाए बलात्कार पर कानून, वो लाए जो पुलवामा में अटैक हुआ था वो किसने अटैक किया उन पर कानून, वो लाए जो नोटबंदी में जो लोग मरे थे वो किसकी वजह से मरे थे उन पे कानून नहीं, उन पे कानून नहीं लाएंगे। उनका मुद्दा है 370, ट्रिपल तलाक, अब ये वक्फ का नया आ गया है, बाबरी मस्जिद। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा ये भी मुद्दा लाएगी कि जिस तरीके से मुसलमानों की 5 वक्त की नमाज होती है, हम उसको कैसे कम करे जाएँ। कि आप 4 टाइम ही पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे 3 टाइम ही पढ़ेंगे, ऐसे करके मुस्लिम समाज का जो हर एक राइट टू फ्रीडम दिया गया है वो किस तरीके से छीन के तुष्टिकरण की राजनीति करना, देश में नफरत फैलाना, यही राजनीति उनका मेन मुद्दा है। और मेरे हिसाब से वो इसमें कहीं हद तक कामयाब हो भी रहे हैं, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। तो उनको पूरा विपक्ष का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किस तरीके से उन्होंने बहुत मुश्किल से रात की 2 बजे तक संसद में इस बिल का विरोध किया, लेकिन फिर भी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। हम इसकी पूर्ण तरीके से मजम्मत करते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि सरकार को इस बिल के बारे में फिर से सोचना चाहिए और ये काला कानून वापस लेना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अख्तर सर हैं। सर, जिस तरह से रात को 2 बजे बिल पास होता है, राज्यसभा में 2:33 पर यह बिल उसमें पास होता है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक समय और भाजपा कहती है कि यह जो मुस्लिम लोग हैं उसका स्वागत कर रहे हैं। इसमें मुस्लिम लोग जो स्वागत कर रहे हैं वो तो बिल्कुल साफ है कि ये एक जो गोदी चैनल है उनके प्रोपेगेंडा है कि जो भाजपा के लोग, जो मुस्लिम जो भाजपा के लोग हैं वही उस चीज़ का स्वागत कर रहे हैं। बाकी कोई भी आप किसी भी मुस्लिम से पूछ लो, वो कोई स्वागत नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये कि अमित शाह जी कहते हैं कि साहब ये मुसलमानों के उत्थान के लिए, आप 15 मिनट की नमाज आप सड़क पे नहीं दे सकते और आप उसके लिए पाबंदी लगा रहे हो। आप खुद के घरों के छतों के ऊपर जो नमाज पढ़ी जा रही है उस पर पाबंदी लगा रहे हो, उसके ऊपर अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो ये कैसा मुसलमानों का उत्थान है कि आप जो वक्फ की ज़मीन है, जो कि वक्फ का मतलब ये होता है कि जो मुसलमान जो बुज़ुर्ग जो पुराने रह गए वो अपनी ज़मीनों को वक्त में दे गए। वक्त में दे गए का मतलब ये है कि वो धार्मिक कार्य के लिए दे गए कि ये भाई ये मस्जिद की ज़मीन है, ये इसमें कब्रिस्तान की ज़मीन है, वो दे गए। उसके ऊपर ये एक तरीके से पूरी तरीके से एक मतलब कब्जा करने वाला पूरा के पूरा मामला है। और संसद के अंदर अगर हम देखें 204 और 234 का है, तो इसको पूरी तरीके से आप ये भी नहीं कह सकते कि सारा के सारा एक पूरा पक्ष में है। तो कुल मिला के मतलब भाजपा की जो रणनीति है विकास की होनी चाहिए। अगर वो बात करती है सबका साथ सबका विकास, तो वो सबका साथ सबका विकास दिखना चाहिए। आज अगर मान लो आप कोई भी मुद्दे उठा के देख लो, हिंदू मुसलमान के अलावा और कोई मुद्दा अगर मान लो हो तो आप देख लो, आप शुरू से एंड तक आप, जैसे कि अमित शाह जी कहते हैं ना क्रोनोलॉजी, तो आप क्रोनोलॉजी देख लो। चाहे वो संबल विवाद हो, चाहे मंदिर मस्जिद विवाद हो, जितने भी जो मौजूदा मतलब जो ज़मीनी जो मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे रोज़गार का हो, चाहे जो आम आदमी, हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आम आदमी की जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनकी बात कहीं नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात होती है, और उसमें भी किसी तरीके से ये होता है कि साहब मुसलमान से इसको ख़तरा है, इसको ख़तरा है, इसको ख़तरा है। आज सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, छतों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज के लिए इतनी पाबंदी लगा दी। पूरे देश के 20 करोड़ मुसलमान एक ही वक्त पे एक ही उसमें निकलते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, बहुत शांति से निकलते हैं और बहुत शांति से निकल के नमाज़ पढ़ के वापस अपने घरों में आ जाते हैं। न तो कोई जुलूस निकलता है, न कोई नारे लगाए जाते हैं, और न ही किसी मंदिर के आगे कोई हथियार लहराए जाते हैं, और पूरा काम शांति से हो जाता है। मस्जिद जो ईद की नमाज है वो ईद की नमाज हो जाती है। तो ये कैसी मतलब सबका साथ सबका विकास है। सर, ये बिल अगर लागू हो जाता है तो इससे नुकसान क्या है सर? मुझे ये बता दें कि इससे फ़ायदा क्या है।
इतनी अगर आपने देखी हो पूरी की पूरी जो बहस हुई है, ठीक है, उस बहस के अंदर कोई किसी ने ये फ़ायदा गिना दिया हो, भाजपा के पास में एक मुस्लिम सांसद नहीं है इस वक्त बिल को पेश करने के लिए, है नहीं है संसद के अंदर जो लोकसभा के अंदर है, जिसने जो किरण रिजिजू जी ने जो पेश किया, एक मुस्लिम सांसद नहीं है। उन्होंने क्या फ़ायदे गिनाए? उन्होंने सिर्फ उसके अंदर बदलाव किया। बदलाव के अंदर ये हुआ कि साहब इसके अंदर गैर मुस्लिम आएगा, इसके अंदर ये हो जाएगा, और जो मतलब जो ट्रिब्यूनल बना हुआ था उस ट्रिब्यूनल की बात नहीं मानी जाएगी, और अगर मान लो कोई विवाद है तो वो विवाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाएगा। क्या ये ज़मीन भाई मतलब सरकार से ली हुई नहीं है, ये ज़मीन उन लोगों की है, उन बुज़ुर्गों की है जो पुराने वक्त में दे गए, और उस ज़मीन को कहीं ना कहीं बाउंडेशन करके एक तरीके से जो डर है, जो विपक्षी पार्टियों का डर है, जो बाकी मुसलमानों का डर है कि साहब ये हथियाने का काम है। आपने किन मुसलमानों को भरोसे के अंदर लिया कि साहब नहीं, ये हथियाने का काम नहीं है। आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं भाई, इसमें चाहे गृह मंत्री हों चाहे दूसरे मंत्री, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की बात की। उस ट्रांसपेरेंसी में उन्होंने किसी मुसलमान को, देश के मुसलमानों को क्या ये यकीन दिलाया कि नहीं, हम तुम्हारी ज़मीन हथियाना नहीं चाहते हैं, इस ज़मीन को हम सही कामों में ला के और इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे? कहीं नहीं हुआ। इसमें सर वो जेपीसी की जो मीटिंग हुई है, कितनी मरतबा मीटिंग हुई है जेपीसी की, एक पॉइंट विपक्ष का सिंगल पॉइंट उसमें नहीं आया है उभर के। इन लोगों ने ये विरोध किया है। कल जो पार्लियामेंट में रखा गया था बिल, उसके खिलाफ जेपीसी की रिपोर्ट पूरी नेगेटिव थी। जो बात विपक्षियों ने कही थी उसमें कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो जगदम्बिका पाल ने पूरी तरह से उसको नकारा और फर्जी रिपोर्ट लाके और पार्लियामेंट में रख दी। ये इस तरह से हथियाने का काम किया गया है वक्फ बोर्ड की, इसके आगे और कोई मकसद नहीं है। जेपीसी की जब मीटिंग हुई थी और जब पक्ष और विपक्ष दोनों के जब लोग थे, तो उनकी कुछ बातें तो माननी चाहिए थी भाई। उन्होंने कितने 6 या 7 संशोधन दिए थे, तो उनकी कुछ बातें तो माननी चाहिए थी। आपने उनकी बातें मानी ही नहीं, और आपको जो करना था वो कर लिया। तो जब आपको जो करना है बहुमत के आधार पे वो ही करना है, तो कहीं ना कहीं तो ये लगेगा पूरे एक समाज को कि ये तानाशाही हो रही है। चलिए, हमने मान लिया आपकी नीयत अच्छी है, आपने अच्छी नीयत से आप सब ये वक्फ संशोधन बिल लेके आए, लेकिन आप कम से कम जिसके लिए लेके आ रहे हो, जिनके उत्थान की बात कर रहे हो, आप उनको विश्वास में तो लो। आपके पूरे के पूरे देश के सबसे बड़े, मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री वो बिल्कुल कहते हैं कि भैया आप नमाज मैं सड़कों पे तो नहीं होने दूंगा, आप मत होने दो। कितना बड़ा दिल होता पूरा हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, वो कितना बड़ा दिल कर लेता अगर वो कहते कि कोई बात नहीं, 15 मिनट में कोई ट्रैफिक नहीं रुकता, 15 मिनट में कोई उल्टा सुल्टा नहीं होता, हम आपकी वो सुरक्षा देंगे और हम व्यवस्था करेंगे। अगर मान लो आपकी मस्जिद में नमाज कम पड़ती है, ईद की नमाज पढ़ने के लिए अगर कम जगह पड़ती है, आप पढ़ो, हम व्यवस्था करेंगे। कितना बड़ा दिल हो जाता। कुंभ में क्या हुआ? कुंभ में ये हुआ उसमें होता कि नहीं यार, ये हमारे बारे में सोचते हैं, छोटी सी बात थी। तो सुना आपने जिस तरह से उदयपुर के मुस्लिम समाज से जो लोग हैं, यह क्या सोचते हैं इस वक्त संशोधन बिल पर, जिस तरह से लगातार चर्चा है और बहस इस पर देखने को मिल रही है। और हमने भी इनसे जाना, इनका कहना है कि जिस तरह से इसको पारित किया जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज से जो लोग हैं, उनसे भी इस पर राय तो लेनी चाहिए थी। TV9 के लिए राजेश डांगी।